आज की इस वीडियो में मैं तांजीरो कमांडो की पूरी पावर को डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही में तुम्हें तांजीरो की उन सारी सीक्रेट पावर के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें पूरी तरीके से पता भी नहीं होगा। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में तांजीरो बिल्कुल एक नॉर्मल सा लड़का था। उसे डीमन स्लेयर में किसी भी हाशिरा या फिर किसी डीमन के बारे में पता भी नहीं था और वो कोयला बेचकर पैसे कमाता था। और देखा जाए तो तांजीरो ने कभी भी किसी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो किसी नॉर्मल बच्चे से काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसका एग्जाम्पल तो हम लोगों ने एपिसोड 1 में ही देख लिया था, जहाँ पर वो अपनी बहन को बचाने के लिए वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका से भिड़ जाता है। और यहाँ पर भले ही वो अपनी फिजिकल पावर से ग्यू को नहीं मार पा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपने दिमाग का यूज करके ग्यू को लगभग मार ही देता है, जिसे देखकर ग्यू तांजीरो को उरोकोडाकी के पास भेज देता है। और उरोकोडाकी के अंडर में ट्रेनिंग करके तांजीरो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और जहाँ पर वो सबसे पहले वाटर ब्रीदिंग को सीखता है। और तांजीरो की इस वाटर ब्रीदिंग का जलवा हमने इस हैंड वाले डीमन के सामने देखा ही है, जिसमें तांजीरो इस डीमन का सिर काटकर एक डीमन स्लेयर बन जाता है। और धीरे धीरे तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के और भी फॉर्म्स को सीखता है और आगे चल के ये वाटर ब्रीदिंग को मास्टर कर लेता है। और फिर जब तांजीरो को अपना पहला मिशन मिलता है, जिसमें तांजीरो को एक विलेज में भेजा जाता है, जहाँ पर एक डीमन सारी लड़कियों को किडनैप कर रहा होता है। और उस मिशन के दौरान तांजीरो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करके उस डीमन की लोकेशन का पता लगा लेता है। और जैसे ही वो उस डीमन के पास जाता है, तब वो देखता है कि उस डीमन के साथ और भी 2 डीमन है। लेकिन वहाँ पर भी तांजीरो घबराता नहीं है, बल्कि वो अपनी वाटर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को 8th फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे वो उस डीमन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर तांजीरो और भी वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म्स का यूज करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो अपनी सिचुएशन के हिसाब से वाटर ब्रीदिंग के किसी भी फॉर्म का यूज कर सकता है। और फिर जब तांजीरो का मुकाबला इन 2 डीमन से होता है, तब वो अपनी वाटर ब्रीदिंग के 3rd और 6th फॉर्म का यूज करके एक नए फॉर्म को बनाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो के लिए चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। और इस पॉइंट तक तांजीरो अपनी फुल पावर में से 10% पावर को हासिल कर लेता है। और फिर आगे जाके जब तांजीरो नाटागुमा माउंटेन पर जब तांजीरो लोअर मून डीमन रुई के साथ फाइट कर रहा होता है, तब तांजीरो उसे नहीं हरा पाता, क्योंकि यहाँ पर रुई तांजीरो की इस पावर को आसानी से ओवर पावर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा का यूज करके और अपनी 30% पावर को हासिल कर लेता है और रुई और उसकी स्पाइडर फैमिली को हरा देता है। हाँ, उनको हराने के पीछे और भी कैरेक्टर्स का हाथ था, लेकिन यहाँ पर अभी हम केवल तांजीरो की बात करेंगे। तो रुई को हराने के बाद शिनोबु और कनाओ तांजीरो, जेनेत्सु और इनोस्के को टोटल कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस ट्रेनिंग के अंदर यूजर जितना हो सके उतना ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करता है, जिससे यूजर को किसी भी फाइट के दौरान ब्लड फ्लो और हार्ट बीट की तकलीफ नहीं होती, जिस वजह से उससे फाइट के दौरान ऑक्सीजन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसके बाद अगर हम लोग मुगन ट्रेन की बात करें, तो मुगन ट्रेन में अपनी टोटल कंसंट्रेशन ट्रेनिंग की वजह से ही एनमू को टक्कर दे पाता है। लेकिन जब एनमू अपनी बॉडी को ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, तब तांजीरो को एनमू के खिलाफ लड़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। लेकिन फिर यहाँ पर तांजीरो यूज करता है अपनी सन ब्रीदिंग का, जिसमें वो सन ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म का यूज करके एनमू का गला काट देता है। तो अब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में दाक्यू और ग्योतारो से लड़ते समय तांजीरो और भी कई सारी पावर्स को अनलॉक करता है। जैसे कि जब तांजीरो दाक्यू के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, तब उसने सन ब्रीदिंग के और भी फॉर्म्स को अनलॉक कर लिया था। और साथ ही में यहाँ पर तांजीरो ने ग्योतारो के अगेंस्ट अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लिया था, जिससे यहाँ पर तांजीरो ने अपनी फुल पावर में से 50% पावर को हासिल कर लिया था। और अपनी 50% पावर तक तांजीरो ने ग्योतारो को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर तांजीरो ने अपने डिफेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हुआ था। और फिर अपनी 50% पावर के साथ ही तांजीरो ने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हैनतेंगु के साथ फाइट की थी। लेकिन इस फाइट के दौरान तांजीरो की पावर में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया था। लेकिन जब डीमन स्लेयर में हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तब तांजीरो ने और भी कई सारी टेक्निक्स को सीखा था। जैसे कि तेंगेन उजुई की ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो ने अपनी बॉडी को फास्ट रिफ्लेक्सेस के लिए तैयार किया था। और फिर मुइचिरो तोकितो की ट्रेनिंग में तांजीरो ने अपनी बैटल प्रेजेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव किया था। और मित्सुरी की ट्रेनिंग में तांजीरो ने अपनी बॉडी को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया था। और ओबनाई की ट्रेनिंग में तांजीरो ने स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करना और अपने अटैक को सही तरीके से लैंड करना सीखा था। और सानेमे की ट्रेनिंग में तांजीरो ने पेन को सहना सीखा था। और ग्योमे की ट्रेनिंग में तांजीरो ने अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंप्रूव किया था। और इन सारी ट्रेनिंग के बाद तांजीरो एक हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका था। और हाशिरा ट्रेनिंग को कंप्लीट करके तांजीरो अपनी फुल पावर में से 70% पावर को हासिल कर लेता है।
एंड आखिर में तांजीरो की जो 30% पावर है वो तांजीरो हासिल करेगा इन्फिनिटी कैसल में। तो इन्फिनिटी कैसल में जब तांजीरो का मुकाबला अकाजा के साथ होता है तब हम तांजीरो की एक अल्टीमेट पावर को देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तांजीरो अनलॉक करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को और साथ ही में वो सेल्फलेस स्टेट को भी हासिल कर लेता है। और तांजीरो इन दोनों मिस्टीरियस पावर्स को इसीलिए हासिल कर पाया था क्योंकि उसके फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि तांजीरो के जो फादर थे वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे जिन्हें डीमन स्लेयर की सारी मिस्टीरियस पावर के बारे में पहले ही पता था और फिर उन्होंने इन पावर्स के बारे में तांजीरो को बताया। और जब तांजीरो को अपने फ्लैशबैक में इन सारी पावर्स के बारे में याद आता है तब तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में समझ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तांजीरो सेल्फलेस स्टेट के बारे में नहीं समझ पाता। तब उसे इनोस्के की बताई हुई बात याद आती है कि जब भी कोई इंसान अगर इनोस्के को मारने की नजर से देखता है तब इनोस्के को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब कोई इनोस्के को बिना मारने की नजर से देखता है तब इनोस्के को उसकी प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर यहाँ पर तांजीरो समझ जाता है कि जब अगर हम अपने अपोनेंट को बिना मारने की नजर से देखते हैं और तब वो हमारी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता तब इसी को ही सेल्फलेस स्टेट कहते हैं। एंड आखिर में यहाँ पर तांजीरो इन दोनों ही पावर को सही से समझ लेता है और फिर यहाँ पर वो किसी तरह से अकाजा को भी ओवर पावर करने लगता है। इवन एक बार तो वो अकाजा का गला भी काट देता है, जिसे देखकर लिटरली अकाजा भी हैरान होता है कि जब वो तांजीरो से पहली बार मुगन ट्रेन में मिला था तब तांजीरो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन आज वो एक अपर मून डीमन को हराने के कैपेबल हो चुका है। और आखिरकार अकाजा को हराने के बाद तांजीरो अपनी 90% पावर को हासिल कर लेता है। और यहाँ पर तांजीरो की 90% पावर इतनी ज्यादा है कि अगर उसका मुकाबला पूरी रिकवरी के साथ अपर मून 2 से कराया जाए तो यहाँ पर वो अपर मून 2 को भी हरा सकता है। लेकिन अपनी 90% पावर को हासिल करने के बाद भी तांजीरो नहीं रुकता और वो जाता है मुजान के बोत्सुजी को हराने के लिए। और यहाँ पर वो मुजान के खिलाफ जब अपनी सन ब्रीदिंग का यूज करता है तब तक वो अपनी सन ब्रीदिंग के हर एक फॉर्म को मास्टर कर चुका होता है, मतलब कि वो ब्रीदिंग जो कि उसने रुई के अगेंस्ट वाली फाइट में अनलॉक की थी। आखिरकार सीरीज के एंडिंग तक आते आते उसने उस ब्रीदिंग को प्रॉपरली मास्टर कर लिया है। और क्योंकि तांजीरो ने सन ब्रीदिंग को प्रॉपरली मास्टर कर लिया था इसीलिए यहाँ पर वो सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म को क्रिएट करता है, जो कि तांजीरो का खुद का फॉर्म था जिसे तांजीरो ने क्रिएट किया था। और साथ ही साथ ये सन ब्रीदिंग का सबसे पावरफुल फॉर्म था। एंड आखिर में यहाँ पर जब तांजीरो और बाकी कैरेक्टर्स मिलके मुजान किबुत्सुजी को हरा देते हैं तब तक यहाँ पर तांजीरो अपनी 100% पावर को हासिल कर चुका होता है। लेकिन रुको, यहाँ पर तो तांजीरो की 100% पावर हासिल हुई थी ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन अभी भी तांजीरो की डीमन फॉर्म वाली पावर्स बाकी है। वेल, अब तक जो हमने तांजीरो की ह्यूमन फॉर्म वाली पावर देखी थी वो तो योर्ची की पावर का केवल 30% हिस्सा था, मतलब कि तांजीरो की जो 100% पावर है वो यहाँ पर योर्ची की पावर का केवल 30% है। लेकिन जब तांजीरो यहाँ पर एक डीमन बनता है तब उसकी पावर इतनी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है कि अगर योर्ची यहाँ पर खुद आके डीमन तांजीरो से मुकाबला करे तब भी वो उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि तांजीरो की डीमन फॉर्म में उसके पास जो पावर थी वो पावर योर्ची से कई गुना ज्यादा थी। क्योंकि अपनी डीमन फॉर्म में तांजीरो के पास अपनी ह्यूमन फॉर्म वाली पावर तो थी ही सही, लेकिन साथ ही में उसके पास एक ऐसे डीमन की पावर थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन आखिर में सही टाइम पर एक सही एंटीडोट मिल जाने के कारण तांजीरो फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वेल, तो ये थी अपने तांजीरो कमाडो की पूरी पावर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक नॉर्मल सा बच्चा आगे जाके डीमन स्लेयर सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता है। वेल, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही में चैनल के अदर वीडियोस को भी जरूर देखना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।